Hello students, our topic is डाइइलेक्ट्रिक। वैसे तो ये एक कॉमन वर्ड है और आप मोस्टली बच्चे इसका मतलब समझते हैं डाइइलेक्ट्रिक यानी इंसुलेटर। इंसुलेटर को ही हम क्या बोल देते हैं, डाइइलेक्ट्रिक बोलते हैं, और आप छोटी क्लास से इंसुलेटर को पढ़ता रहे। लेकिन यहाँ हम इसको थोड़ा सा और ब्रीफली स्टडी करेंगे। तो नॉर्मली हमारे जो मटेरियल होते हैं उसको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। वैसे एक कैटेगरी और होती है जिसको हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर, लेकिन वी विल स्टडी अबाउट दैट लेटर ऑन। तो फिलहाल तो हम अपने मटेरियल को दो डिवीजन में, दो कैटेगरी में बाय पार्ट्स कर लेते हैं। या तो कुछ मटेरियल कंडक्टिंग होते हैं या कुछ मटेरियल क्या होते हैं, नॉन कंडक्टिंग होते हैं। ये जो नॉन कंडक्टिंग है इन्हीं को आप क्या बोलते हो, इंसुलेटर, या एक नया नाम दिया गया है डाई इलेक्ट्रिक। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए 1 मार्क्स में कि व्हाट आर डाई इलेक्ट्रिक, तो आप लिख सकते हो डाई इलेक्ट्रिक आर द नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। सीधी सी बात है, कौन होता है डाई इलेक्ट्रिक? वे मटेरियल जो क्या होते हैं, नॉन कंडक्टिंग। दीज आर नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। लेकिन अगर आप इनके बारे में थोड़ा सा और अच्छा लिखना चाहें तो आप ये भी कर सकते हैं कि डाई इलेक्ट्रिक आर द मटेरियल विच ट्रांसमिट द इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखिए, ये ऐसे मटेरियल होते हैं जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पर क्या कर देते हैं, शिफ्ट कर देते हैं, यानी ट्रांसमिट कर देते हैं। अपने अंदर कोई चेंज नहीं करते या अपनी पोजीशन में कोई चेंज नहीं करते, लेकिन ये क्या करते हैं, एज अ कैरियर बिहेव कर सकते हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक क्या ट्रांसमिट कर देते हैं। तो आपके पास दो डेफिनेशन बनी। अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, आपसे पूछा जाए डाई इलेक्ट्रिक क्या है तो आप लिख सकते हैं these are non-conducting material which transmit the dielectric effect. Okay, now अपने जो dielectric होते हैं ये भी दो तरह के होते हैं। जो dielectric हैं they are also two type, polar dielectric and non-polar dielectric। तो अब हम समझेंगे कि क्या होते हैं पोलर डाइइलेक्ट्रिक और क्या होते हैं नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई डाइइलेक्ट्रिक क्या होते हैं तो आप कहेंगे दीज आर द नॉन कंडक्टिंग मटेरियल एंड वी हैव द टू टाइप ऑफ डाइइलेक्ट्रिक, पोलर एंड नॉन पोलर। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं क्या होते हैं पोलर डाइइलेक्ट्रिक। तो आप कहेंगे, अगर आपसे पूछा जाए पोलर डाइइलेक्ट्रिक क्या होते हैं, तो these are the dielectric in which the positive charge and the negative charge does not coincide। तो देखने में डेफिनेशन बहुत इजी से लगती है, लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है कि जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डज नॉट coincide। तो सबसे पहले आपसे कई बार इसकी डेफिनेशन पूछ ली जाती है और आपसे कई बार ये भी पूछ लिया जाता है इसके कुछ एग्जाम्पल बताइए। तो इसके पास हमारे पास कुछ इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे HCl, वाटर, ठीक है, और भी हैं। तो फिलहाल HCl, H2O, NaCl। ओके, तो इस चीज को समझना है, इस बात को जरा समझना है। ओके, मैं अगर आप फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं HCl की, इसको जरा देखते हैं HCl को। तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगा आपसे, तो इसको जरा हम पोलर डाइइलेक्ट्रिक को इसके एक एग्जांपल से समझते हैं। इसका एग्जांपल लेते हैं HCl। तो हमें मालूम है H के आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन होता है और क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन है इसकी शिफ्टिंग इधर हो जाती है और तब जाके इनकी क्या होती है, बॉन्डिंग होती है। तो H पर क्या आ जाएगा, 1 प्लस, और Cl पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस। वैसे तो अगर हम इंडिविजुअल केवल हाइड्रोजन एटम की बात करें, अगर आपसे कोई पूछे हाइड्रोजन एटम पे नेट चार्ज 0, क्यों, जितना प्लस उतना ही माइनस, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 0 मिलेगा।
ऐसे ही क्लोरीन का अगर आप पूछे क्लोरीन एटम पे नेट चार्ज 0, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। लेकिन जैसे ही हम हाइड्रोजन और क्लोरीन को क्लोज लेके आते हैं तो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है क्लोरीन को, एक प्लस आ जाता है और उस पर क्या आ जाता है, चूंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है तो उस पर क्या आ जाता है, एक माइनस। तो जरा ध्यान दीजिए, एक प्लस और एक माइनस। तो आपको याद आ रहा है इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम जिस पर जितना प्लस हो और उतना ही क्या हो, माइनस, और दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो यानी HCl एक तरह का क्या हो गया, इलेक्ट्रिक डायपोल। और इलेक्ट्रिक डायपोल में क्या होता है, डायपोल मोमेंट। याद आ रहा है P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ क्या होगी, लेंथ होगी। तो ये जो HCl है ये क्या पोजेस करेगा, एक डायपोल मोमेंट पोजेस करेगा। और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, आपको मालूम है, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है निगेटिव से पॉजिटिव। तो जरा ध्यान दीजिए, these are the dielectric in which positive charge and negative charge does not coincide। इसका प्लस अलग है और इसका माइनस अलग है, दोनों एक जगह पे नहीं है। यानी बॉन्डिंग के बाद जो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज अराइज हुआ तो वो दोनों क्या है, अलग अलग हैं। तो चार्ज क्या है, कंसाइड नहीं हो रहे हैं, यानी कंसाइड नहीं हो रहे हैं, यानी उनके बीच में क्या है, एक डिस्टेंस है, चार्ज है, तो क्या बन जाएगा, डायपोल मोमेंट। तो इसकी एक डेफिनेशन और तैयार हो गई। अगर आपसे कोई पूछे पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं तो आप बोल सकते हैं दे possess a certain dipole moment, यानी इनके पास क्या होता है, डायपोल मोमेंट होता है P नॉट इक्वल टू 0, P नॉट इक्वल टू 0 in the absence of external इलेक्ट्रिक फील्ड। ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है आपसे कि अगर पोलर डाइलेक्ट्रिक किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखा हुआ है, यानी देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड द पोलर डाइलेक्ट्रिक, तो उसका डायपोल मोमेंट क्या होगा। तो आप बोलेंगे उसका डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी लेकिन 0 नहीं होगा। या ऐसा बोला जाएगा कि किसी भी पोलर डाइलेक्ट्रिक का डायपोल मोमेंट 0 कब नहीं होगा, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में या एब्सेंस में। तो आपने दोनों में, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तब भी उसके पास क्या होगा, एक डायपोल मोमेंट होता है। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं उसके एग्जाम्पल, और खास बात कि पोलर डाइलेक्ट्रिक के पास क्या होता है, एक डायपोल मोमेंट होता है इवन इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी तरह से अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन की एक पर्टिकुलर शेप होती है, 2 हाइड्रोजन एटम, सॉरी H2O। वाटर मॉलिक्यूल की बात करें तो वाटर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम होते हैं और एक ऑक्सीजन एटम होता है, और इसकी एक पर्टिकुलर शेप होती है जिसकी वजह से एक डायपोल मोमेंट बनता है इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन एटम के बीच में, और एक डायपोल मोमेंट बनता है इस ऑक्सीजन एटम और इस हाइड्रोजन एटम के बीच में। और P1 और P2 का जो एक रिजल्टेंट आता है वो क्या आता है, P आता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होता है। पोलर डाइलेक्ट्रिक वो होते हैं which possess a certain dipole moment due to their bonding, due to their structure, या किसी भी वजह से। Now non-polar dielectric क्या होते हैं, non-polar dielectric, these are the dielectric in which positive charge and negative charge coincide, यानी जहां पर पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज क्या कर जाते हैं, कंसाइड कर जाते हैं। एग्जाम्पल हाइड्रोजन एटम, नाइट्रोजन एटम, CO2 एसेट्रा, और भी हो सकते हैं। तो इस चीज को जरा समझिए कि पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज क्या कर जाते हैं, कंसाइड कर जाते हैं। देखिए हमें मालूम है हाइड्रोजन के पास क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन एक प्रोटॉन भी तो होता है। तो अगर हम आपसे कहें हाइड्रोजन के पास कितना पॉजिटिव चार्ज, आप कहेंगे एक प्रोटॉन के बराबर। हम कहें हाइड्रोजन के पास कितना निगेटिव चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर। लेकिन अगर हम बोले हाइड्रोजन एटम के पास नेट चार्ज, तो आप कहेंगे 0, जितना प्लस उतना माइनस, ऐड करके 0 आ गया। ओके, तो हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है,
ऐसी एक हमारे पास दूसरा हाइड्रोजन है, उसके पास भी एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। अगर मैं इन दोनों को अलग अलग देखूं, इंडिविजुअल देखूं, तो इसका भी नेट चार्ज 0, इसका भी नेट चार्ज 0। ओके, चलिए। लेकिन जब मैं दो हाइड्रोजन को क्लोज लेकर आता हूं, अगर मैं दो हाइड्रोजन को क्या पास पास लेके आता हूं, तो उनके बीच बॉन्डिंग होगी, और वो बॉन्डिंग क्या होगी, वो होगी इस तरह से। आपको पता होगा बॉन्डिंग। तो ये दोनों हाइड्रोजन क्या करेंगे, शेयर करेंगे। ऐसा नहीं कि HCl की तरह हाइड्रोजन क्लोरीन को अपना एटम दे देगा, भाई ले पकड़ो, ठीक है। दोनों क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं। तो जरा ध्यान दीजिए, अगर मैं इस हाइड्रोजन की बात करूं, तो इस हाइड्रोजन ने इस वाले हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दिया, जिससे इसके दो पूरे हो जाए। लेकिन अगर समझिए, इस वाले हाइड्रोजन ने इस हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन दिया, जिससे इसके दो क्या हो जाएं, पूरे हो जाए। यानी इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पे क्या आया, पॉजिटिव चार्ज। लेकिन गौर करने वाली बात है, इसने, अगर हम दूसरे तरीके से देखें, इसने इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, जिससे इसके दो पूरे हो जाए। तो यानी एक इलेक्ट्रॉन लिया था, एक माइनस। तो ध्यान दीजिए, इस हाइड्रोजन ने दोनों काम करे हैं। इसको इलेक्ट्रॉन दिया भी है तो प्लस, और लिया भी है तो माइनस। सेम काम इसने किया है, इसने भी इलेक्ट्रॉन दिया है और इलेक्ट्रॉन लिया है। लेकिन जरा ध्यान दीजिए, जब मैं ये बोलूं इसने इलेक्ट्रॉन दिया यानी प्लस, तो मैं बोलूंगा इसने इलेक्ट्रॉन लिया। और अगर मैं बोलूं इसने इलेक्ट्रॉन लिया, तो यानी इसने इलेक्ट्रॉन दिया। यानी जब आप देखिए, ये दोनों हाइड्रोजन दोनों काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन लेते भी हैं और इलेक्ट्रॉन देते भी हैं, तो दोनों पे प्लस भी आएगा और माइनस भी। लेकिन एक फर्क है, जब हम इसका प्लस कंसीडर करेंगे तो इसका क्या कंसीडर करेंगे, माइनस। क्योंकि जब हम ये कंसीडर करेंगे इसने इलेक्ट्रॉन दिया, तो हम यहाँ क्या कंसीडर करेंगे, इसने इलेक्ट्रॉन लिया। और जब हम यहाँ कंसीडर करेंगे इसने इलेक्ट्रॉन लिया, तो हम यहाँ कंसीडर करेंगे इसने इलेक्ट्रॉन लिया। तो जरा ध्यान दीजिए, इसका प्लस तो इस पर माइनस कंसीडर होगा, और इस पर माइनस तो इस पर प्लस। क्या ये बात समझ आ रही है? ओके। अब इस प्लस और इस माइनस की वजह से यहां पर क्या आ जाएगा, एक मोमेंट बन जाएगा। और देखिए, इस पर प्लस भी और माइनस भी, और इस पर माइनस भी और प्लस भी। तो देखिए, these are the dielectric in which positive charge and negative charge coincide। बात समझ आ गई? और दूसरी तरह बात देखिए, इस प्लस और इस माइनस की वजह से यहां पर क्या बन जाएगा, एक डायपोल मोमेंट। सॉरी, इसकी डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है निगेटिव से प्लस, और इस माइनस और इस प्लस की वजह से यहां पर भी क्या बन जाएगा, एक डायपोल मोमेंट बन जाएगा। अब चूंकि दोनों चार्ज सेम है, दोनों की डिस्टेंस सेम है, तो P1 इज इक्वल टू P2 हो जाएगा। तो नेट मोमेंट क्या हो जाएगा, 0। तो यहां से एक डेफिनेशन आई कि नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक क्या होते हैं, दे पजेस 0 डायपोल मोमेंट। यानी इनके लिए जो डायपोल मोमेंट क्या होता है, 0 होता है इन द absence of external electric field। तो बात समझ में आ गई? पोलर जिनके प्लस और माइनस कंसाइड नहीं करते, कब, वे प्लस माइनस जो बॉन्डिंग के बाद बनते हैं। ऐसे ही नॉन पोलर जिनके प्लस और माइनस क्या कर जाते हैं, कंसाइड कर जाते हैं, कब, वे प्लस माइनस जो बॉन्डिंग के बाद बनते हैं। पोलर, उनके पास एक परमानेंट डायपोल मोमेंट होता है, उनके स्ट्रक्चर की वजह से या उनकी बॉन्डिंग की वजह से। लेकिन नॉन पोलर, इनके पास कोई परमानेंट डायपोल मोमेंट नहीं होता। कब, जब इनके चारों तरफ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। तो ये थे पोलर और नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक। नाउ बिहेवियर ऑफ पोलर डाइइलेक्ट्रिक इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए हम क्या करते हैं, ये हमने एक कोई भी एक प्लेट लिया, ये एक दूसरा प्लेट लिया,
और इसके बीच में हमने पोलर डाइइलेक्ट्रिक भर दिया। तो पोलर डाइइलेक्ट्रिक क्या होता है? पोलर डाइइलेक्ट्रिक यानी हमने इसके बीच में पोलर डाइइलेक्ट्रिक भरा, यानी इसके इन दोनों प्लेटों के बीच में क्या होंगे? पोलर डाइइलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल होंगे। तो जैसे प्लस माइनस, माइनस प्लस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, माइनस प्लस। तो देखिए ये है, दीज आर द मॉलिक्यूल ऑफ पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स। मॉलिक्यूल्स ऑफ पोलर डाइइलेक्ट्रिक। तो अभी तो ये रैंडमली अगर आप इसको देखेंगे तो जो पोलर डाइइलेक्ट्रिक के हर मॉलिक्यूल का अपना खुद का डायपोल मोमेंट होगा। जैसे ये देखें, इसका डायपोल मोमेंट ऐसा होगा, इसका डायपोल मोमेंट इस तरह से होगा। जितने भी मॉलिक्यूल होंगे सबका अपना डायपोल मोमेंट तो होगा, लेकिन अलग अलग डायरेक्शन में। ईच molecule have dipole moment but in random direction। ओके, अब हमने क्या किया, इन दोनों प्लेटों को एक बैटरी से क्या कर दिया? अटैच कर दिया। ये जो प्लेट ए और प्लेट बी है, प्लेट ए और प्लेट बी, प्लेट ए और प्लेट बी को हमने क्या करा? एक बैटरी से जोड़ दिया, जिसका कुछ ना कुछ क्या होगा? वोल्टेज होगा। ये हमने की। तो जब तक की ऑफ है, यानी कोई, तो ये क्या करेंगे? रैंडम मोशन करेंगे। लेकिन जैसे मैं की को क्या करूंगा? ऑन करूंगा, तो एक प्लेट पर कुछ प्लस और दूसरी प्लेट पर उतना ही क्या? माइनस चार्ज क्या हो जाएगा? अराइज हो जाएगा। और हमें मालूम है प्लस और माइनस के बीच में क्या चलता है? इलेक्ट्रिक फील्ड चलता है। ये तो जैसे आप प्लेटों को बैटरी से अटैच करेंगे, की को ऑन करेंगे, तो एक प्लेट पे प्लस, दूसरी पे उतना ही माइनस, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा प्लस प्लेट से माइनस प्लेट की तरफ। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डाइइलेक्ट्रिक के लिए क्या कहलाएगा? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसे ही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होएगा, तो ये जितने भी पोलर डाइइलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल हैं ये रोटेट करेंगे। क्यों? क्योंकि डाइइलेक्ट्रिक का नेचर ही क्या है? अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाइन कर लेना। तो देखिए क्या होगा, जैसे ही एक्सटर्नल फील्ड आएगा, ये सब मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे? सबके मोमेंट पी की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आ जाएंगे। यानी सभी मॉलिक्यूल इस तरह से घूम जाएंगे। ठीक है, तो जैसे ही एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया जाएगा, तो सारे मॉलिक्यूल अपने आप को इस तरह से अलाइन करेंगे कि सभी के मोमेंट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या हो जाए? पैरेलल हो जाए। तो दिस इज द बिहेवियर ऑफ पोलर डाइइलेक्ट्रिक इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक field. Okay, now behavior of non-polar dielectric in external electric field. Again we take two metallic plate और उसके बीच में हमने एक non-polar dielectric fill up कर दिया है। तो non-polar में क्या होता है? प्लस और माइनस क्या करते हैं? non-polar के मॉलिक्यूल में प्लस और माइनस क्या करते हैं? कंसाइड करते हैं। तो जैसे ही आप प्लेटों को एक बैटरी से क्या करेंगे? अटैच करेंगे, तो जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है इनका, जब तक
की क्या रहेगा, ऑफ रहेगा, देयर विल बी नो चार्ज ऑन द प्लेट, देयर विल बी नो इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इन मॉलिक्यूल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनके प्लस और माइनस एज यूजुअल कंसाइड करेंगे। लेकिन जैसे आप की को क्या करेंगे, ऑन करेंगे, तो एक प्लेट पे सर्टेन पॉजिटिव चार्ज और दूसरी प्लेट पर सर्टेन नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और प्लस प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ क्या डेवलप्ड हो जाएगा, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक के प्लस और माइनस को क्या करेगा, स्ट्रेच करेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर क्या होता है, प्लस को अपने साथ ले जाने का और नेगेटिव चार्ज को अपने पीछे ले जाने का। तो जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो देखिए क्या होगा, ये जो प्लस माइनस कंसाइड कर रहे थे, अब ये प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इनको क्या करेगा, स्ट्रेच करेगा, और जैसे ही प्लस माइनस अलग हो जाएंगे तो इन पर क्या राइज हो जाएगा, एक डायपोल मोमेंट बन जाएगा। जैसे ही हम when एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई, जैसे ही हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, द नॉन पोलर मॉलिक्यूल गेट स्ट्रेच। तो जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है क्या होता है, खींचते हैं, उनके प्लस और माइनस क्या होता है, अलग अलग होते हैं। कौन करता है, फील्ड। द नॉन पोलर मॉलिक्यूल गेट स्ट्रेच, द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ऑफ नॉन पोलर गेट सेपरेट, ड्यू टू विच नाउ द नॉन पोलर बिकम पोलर। तो यानी इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या किया, नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक को पोलर डाइइलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर दिया, उनके प्लस और माइनस को क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। अब जरा समझिए, हम कोई भी एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं, मान लीजिए ये मेरा एक मॉलिक्यूल नॉन पोलर, जो क्या बन चुका है, पोलर बन चुका है। तो प्लस और माइनस, सबके प्लस इधर जाएंगे, माइनस इधर। तो इनका अपना खुद का एक इलेक्ट्रिक फील्ड और बनेगा। आपको मालूम है प्लस से माइनस के बीच क्या चलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी ये अपना खुद का इंटरनल, ठीक है, क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे, ये जितने भी मॉलिक्यूल है। और इन मॉलिक्यूल का खुद का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्सटर्नल से क्या होगा, अपोजिट होगा। लेकिन ये इतना स्ट्रांग नहीं होगा कि इसको क्या कर पाए, कैंसिल आउट कर पाए। ओके, जैसे ही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है तो ये जो मॉलिक्यूल है ये स्ट्रेच होते हैं, इनके प्लस और माइनस क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। और इन प्लस और माइनस के सेपरेट होते ही इनके अंदर एक खुद क्या बनता है, प्लस और माइनस की वजह से। इसको बोलते हैं, ये जो ईपी है इसको बोलते हैं पोलराइजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड या इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी डायरेक्शन एक्सटर्नल से क्या होती है, अपोजिट होती है। लेकिन इसकी वैल्यू इतनी ज्यादा नहीं होती कि ये इसको क्या कर पाए, कैंसिल आउट कर पाए। तो an internal electric field EP arise by the molecule which is not equal to external but less than the external। क्लियर हो बात नहीं? अब ये है एक्सटर्नल और EP की वैल्यू इससे क्या है, कम। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, मान लीजिए एक्सटर्नल, ये एक्सटर्नल है और इसका अपोजिट क्या है, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड या पोलराइजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दोनों का जो डिफरेंस आएगा उसको बोलेंगे हम रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड या रिड्यूस फील्ड। तो देखिए, हमारा जो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड था और जो रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड था, इन दोनों का जो रेशो है उसको हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, तो K इज इक्वल टू एक्सटर्नल अपॉन रिड्यूस, या आप इसको ऐसे बोल सकते हैं K इज इक्वल टू एक्सटर्नल अपॉन E एक्सटर्नल माइनस ये, आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं। तो आप चाहे ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, तो K क्या कहलाता है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज पोलराइजेशन। तो वैसे तो अगर आपसे पूछा जाए पोलराइजेशन क्या है, तो हम इसको ये बोल सकते हैं, द कन्वर्जन ऑफ नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक इनटू पोलर डाइइलेक्ट्रिक बाय द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज पोलराइजेशन। तो ये आपकी डेफिनेशन बन सकती है।
लेकिन एक दूसरी डेफिनेशन भी है जो हमारी टेक्स्ट बुक में वो समझेंगे। तो मान लीजिए ये हमारी एक दो प्लेट थी जिनके बीच में हमने क्या कर दिया, नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक फिलअप कर दिया, और जैसे ही हम इन दोनों प्लेटों को पोलैरिटी देते हैं, पोलैरिटी यानी कुछ प्लस और कुछ माइनस चार्ज देते हैं बाय द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल बैटरी, तो एकदम से प्लस और माइनस के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड अब तक आपको पता चल चुका होगा, इनको क्या कर देता है, नॉन पोलर को पोलर में कन्वर्ट कर देता है, यानी इनके प्लस माइनस क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। और जैसे सेपरेट होते हैं इनके पास अपना खुद का, हर मॉलिक्यूल के पास अपना खुद का क्या बन जाता है, मोमेंट बन जाता है। मान लीजिए एक मॉलिक्यूल का मोमेंट p, तो 100 का क्या होगा 100p, 1000 का क्या होगा 100p, यानी हर मॉलिक्यूल का क्या बन जाता है, मोमेंट क्रिएट हो जाता है। तो मान लीजिए ये मेरी जो प्लेट है, इस प्लेट का एरिया क्या है a, और दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस क्या है d, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा a इंटू d। क्या ये बात समझ आ गई? ओके। तो पोलराइजेशन होता क्या है, देखिए दोनों प्लेटों के बीच में हर मॉलिक्यूल का क्या हो गया, हर मॉलिक्यूल के पास एक अपना खुद का डायपोल मोमेंट बन गया। तो डायपोल मोमेंट किसके बीच में बना, एक वॉल्यूम के बीच में, प्लेटों का एरिया a, डिस्टेंस d, तो ये वॉल्यूम हो गया। तो इनके बीच में जितने भी मॉलिक्यूल है, हर मॉलिक्यूल के पास अपना क्या है, डायपोल मोमेंट। तो मैं बोलूंगा डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज पोलराइजेशन, यानी एक यूनिट वॉल्यूम में कितना डायपोल मोमेंट बना, उसी को हम क्या बोलेंगे, पोलराइजेशन। इसको कैपिटल P से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब ये जो आपने क्या लिखा, डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम नोन एज पोलराइजेशन। ओके, पोलराइजेशन इज इक्वल टू डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो हम इसको मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं, डायपोल मोमेंट अपॉन वॉल्यूम। अब डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज इनटू डिस्टेंस। अगर आपको याद हो, स्मॉल p इज इक्वल टू q इनटू डिस्टेंस। तो मान लीजिए हमने टोटल चार्ज क्या ले लिया, q ले लिया। मान लीजिए इस प्लेट पर जितना भी प्लस होगा ये उतना ही नेगेटिव अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और इस पर जितना नेगेटिव होगा ये उतना ही प्लस क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये वाला प्लस इस माइनस से क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। ये प्लस इस माइनस से न्यूट्रल, ये प्लस इस माइनस से न्यूट्रल। बचेगा क्या, ये माइनस, और बचेगा क्या, ये प्लस। तो जितना ये प्लस होगा उतना ही ये माइनस, और जितना ये माइनस होगा उतना ही ये प्लस। तो मान लीजिए ये जो जितना भी माइनस है इसको हमने ले लिया Q, और ये जो जितना प्लस है इसको भी हमने क्या ले लिया Q, और दोनों ये माइनस और ये क्या है प्लस, और इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, d। तो चार्ज अपॉन चार्ज मल्टीप्लाई डिस्टेंस। वॉल्यूम कितना है, एरिया इंटू डिस्टेंस, d से d कैंसिल आउट, Q अपॉन a। टोटल चार्ज अराइज और एरिया, और चार्ज अपॉन एरिया क्या होता है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अगर आपको याद हो। और ये किसकी वजह से है, पोलराइजेशन की वजह से। तो P को आप ऐसे सिग्मा P भी आप लिख सकते हैं। पोलराइजेशन कितना होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से नॉन पोलर कितने पोलर में कन्वर्ट होंगे, यानी पोलराइजेशन वो डिपेंड करता है अप्लाइड फील्ड की स्ट्रेंथ पर। पोलराइजेशन डायरेक्टली डिपेंड ऑन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जितना, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जितना स्ट्रांग होगा, पोलराइजेशन भी उतना ही ज़्यादा होगा। प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट अप्लाई कर देते हैं, इसको बोलते हैं चाई। इस तरह से कुछ जाई बोलते हैं, कुछ चाय बोलते हैं, कुछ अलग अलग सबका अपना प्रोनाउंसिएशन है। तो चाय, अब इसके सफिक्स में क्या है, ई। अब अगर इस ई को हटाएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा चाय एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से
चाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, P अपॉन एप्सिलॉन नॉट E। तो इसको फिजिकली साइंटिफिकली क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। नाउ रिलेशन बिटवीन चाई एंड डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। तो ये आप डायरेक्ट याद होना चाहिए कि डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल टू 1 प्लस इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। तो ये याद होना चाहिए, 1 मार्क्स के लिए आपसे पूछा जा सकता है। लास्ट इज डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। देखिए, जब हम अपने नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको खींचता है, और कितना खींचेगा ये डिपेंड करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत पे। इलेक्ट्रिक फील्ड जितना स्ट्रांग होगा वो नॉन पोलर को उतना ही ज़्यादा खींचेगा, और जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड की पावर को बढ़ाते जाएंगे, ताकत को बढ़ाते जाएंगे, वो उसको खींचता जाएगा। और एक कंडीशन ऐसी भी आ सकती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड उस प्लस और माइनस को बिल्कुल क्या कर दे, सेपरेट कर दे, यानी मॉलिक्यूल के बॉन्ड को ही क्या कर दे, तोड़ दे। तो उसको हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। तो अगर आपसे पूछा जाए डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन क्या होता है, तो आप बोलेंगे द ब्रेकिंग ऑफ डाई इलेक्ट्रिक बाय द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। लेकिन हमें डाई इलेक्ट्रिक को तोड़ना नहीं है, हमसे पूछा जाता है डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है। तो ब्रेकडाउन से पहले मान लीजिए, सपोज कीजिए, इसको आप ऐसा समझिए, हमने एक नॉन पोलर लिया और उसके अंदर हमने एक डाइइलेक्ट्रिक रखा। इलेक्ट्रिक फील्ड है 1, वो खिंच गया। इलेक्ट्रिक फील्ड 2 और खिंच गया। इलेक्ट्रिक फील्ड 3 और खिंच गया। इलेक्ट्रिक फील्ड 4, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कर दी 4 और खिंचा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या कर दी 5 और वो टूट गया। तो 5 पर तो क्या हो गया, इलेक्ट्रिक वो डाइइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। तो वो जो 4 है वो क्या कहलाएगा, डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम पावर जो डाइइलेक्ट्रिक को क्या करे, खींचे, बिना ब्रेकडाउन करे।